सबसे पहले जी हम बात करने जा रहे हैं टाइटल की, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको एडिटिंग सिखाई थी तो सबसे पहले हमने टाइटल की बात की थी कि वेबसाइट का टाइटल कैसे लिखते हैं, कोड। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, मैं कहूँ भाई ये मेरा कीवर्ड है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ठीक है, तो मैं सर्च कर रहा हूँ, ये लिख के मैं एंटर करता हूँ। अब आप देख रहे हैं हमारे पास एक वेबसाइट आ गई है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब हम किसी सर्च टर्म को यूज़ करते हुए गूगल पर आते हैं और सर्च टर्म को यूज़ करते हैं तो हमें रिजल्ट्स कैसे नज़र आते हैं। जैसे मैंने एक सर्च टर्म लिखी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो ऊपर वेबसाइट हमें नज़र आ रही है, जो प्लेसेस से भी ऊपर नज़र आ रही है, सही है ना, ये एसईओ वाली वेबसाइट है, इसकी एसईओ हुई है। और अगर मैं इस वेबसाइट का नाम देखूँ तो डीसी किचन है, लेकिन अगर मैं इस वेबसाइट का यूआरएल देखूँ ना तो इसका यूआरएल है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट किस में बनी हुई है, तो ठीक है जोर से बोलो ना, सब डोमेन में बनी हुई है। ठीक है, तो ये वेबसाइट किस में बनी हुई है, एक सब डोमेन में बनी हुई है। और अगर मैं एसईओ के फैक्टर्स आपसे डिस्कस करूं कि भाई अगर मेरे पास एक सब डोमेन हो और मेरे पास एक डोमेन हो तो कौन सी वेबसाइट रैंक होगी ज़्यादा, डोमेन वाली होगी, यानी सब डोमेन की प्रायोरिटी डोमेन के बाद आती है। लेकिन अगर हम इस सूरत में देखें तो इस सूरत में आप देख रहे हैं कि सब डोमेन पहले आ रही है, इवन जो एक्चुअल डोमेन है वो भी नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ के ज़्यादा फैक्टर्स यहाँ पर पूरे हो गए। अब अगर मैं इसका नाम पढ़ूँ तो इसका नाम क्या है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट वेबसाइट का नाम है, और मेरा कीवर्ड क्या था, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। यानी इसका जो नाम था बेसिकली हमने कीवर्ड पे ही रख दिया, और सब डोमेन में हमें ये आसानी थी, मैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट की डोमेन बाय करूँगा मुझे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर कीवर्ड है, तो ये तो मुझे मिल ही नहीं सकता, ये तो पहले से ही परचेज होगा। लेकिन हमारे पास ये एक स्ट्रेटेजी है कि जो हमें कीवर्ड्स यूज़ करने हो और उन्हें हमें जल्दी रैंक भी करवाना हो, हम क्या करते हैं, उनकी सब डोमेन्स बना लेते हैं। ये स्ट्रेटेजी मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की हुई है कि भाई हम सब डोमेन्स में ले लेते हैं और वहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करते हैं और ट्रैफिक को मेन डोमेन पर ला रहे होते हैं। लेकिन एक सब डोमेन को हम इस्तेमाल कर लेंगे कि भाई सब डोमेन से हमने कैसे काम करना है। तो इसकी एक प्रायोरिटी तो ये है कि मैंने इसको सब डोमेन में जाकर काम किया है। अच्छा, अब और देखें, एक तो यूआरएल आ रहा है, यूआरएल के साथ एक तस्वीर आ रही है, तस्वीर के नीचे बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है, ये टाइटल है, ये वेबसाइट का टाइटल है। अब आप जानते हैं कि बेस्ट तो कीवर्ड नहीं होगा, मैंने अपने कीवर्ड को कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में शो करने के लिए कि भाई ये वाली जो वेबसाइट है ये ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है, उसके शुरू में मैंने बेस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। हालांकि बेस्ट कोई कीवर्ड का हिस्सा नहीं है, असल में कीवर्ड मैंने लिखा भी नहीं था बेस्ट, मैंने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखा था, लेकिन उसके नतीजे में ये वेबसाइट आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसे अल्फाज का भी इस्तेमाल करना है जो कि हमारी वेबसाइट को टॉप वेबसाइट शो कर रहे हो, जिसे शो हो रहा हो कि ये अच्छी ऑप्शन है सबसे ज़्यादा। तो अब आपने देखा कि जब मैंने सर्च क्यूरी किया है तो एक मुझे यूआरएल नज़र आ रहा है, एक मुझे टाइटल नज़र आ रहा है, उसके नीचे मुझे लिखा हुआ आ रहा है दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये भी बॉडी की डिस्क्रिप्शन नहीं है, यानी ये वेबसाइट का कंटेंट नहीं है, ये वाला कंटेंट भी हेड में ही है, आपका टाइटल भी हेड में ही है, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी हेड में ही है, और राइट साइड पर हमें क्या नज़र आ रहा है, एक तस्वीर, ये बॉडी में है। तो अगर मैं एक एनालिसिस करूं कि भाई जब हम कोई सर्च क्यूरी लिखते हैं तो सर्च रिजल्ट्स में हमें जो डाटा नज़र आता है, एक्चुअली वो डाटा कहाँ से नज़र आता है, तो अभी हमने देखा कि ज़्यादा डाटा हमें कहाँ से नज़र आया, हेड में से नज़र आया, क्योंकि हेड वो पोर्शन है जहाँ पर क्राउलर सबसे पहले ट्रिगर करता है और हेड से वो इंफॉर्मेशन लेता है। सो अगर हमने हेड को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे।
सो एक तो अभी मैंने ये आपको दिखाया सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता लग जाए कि मैं टाइटल क्यों ऑप्टिमाइज करने जा रहा हूँ। यानी हमें पता लग गया कि भाई सबसे पहली प्रायोरिटी क्या ऑप्टिमाइज करना है, टाइटल ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, उसके बाद ये तस्वीर कौन सी नज़र आ रही है, कौन बताएगा? फेविकॉन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें फेविकॉन भी नज़र आया, तो फेविकॉन की इंपॉर्टेंस का भी हमें पता लग गया। तो फेविकॉन भी कहाँ पे लगा हुआ है, हेड में लगा हुआ है। चलिए अब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम सपोज कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई मेरा जो कीवर्ड है वो है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और अब मैं आया हूँ इधर स्लाइड में। अब हमें ये समझना है पहले कि हमारा कीवर्ड कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक, कीवर्ड की लेंथ कितनी है। तो कीवर्ड की जब मैंने आपको कोडिंग टाइटल की जब मैंने आपको कोडिंग सिखाई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि टाइटल की जो लेंथ है वो अबाउट 60 to 70 कैरेक्टर्स या 50 to 70 कैरेक्टर्स कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 70। इससे ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो लिखा तो जाएगा, लेकिन आगे डॉट डॉट नज़र आने शुरू हो जाएंगे, मतलब पढ़ा तो नहीं जाएगा। और क्राउलर भी सिर्फ 70 कैरेक्टर्स को पढ़ेगा, बाकी के कैरेक्टर्स को छोड़ देगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मैक्सिमम 70 कैरेक्टर्स में अपने कीवर्ड को फिट करना है। उसके बाद अगली बात क्या है, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई वो कहता है कि आपका जो टाइटल है उसकी जो लेंथ है, आपके टाइटल की लेंथ पिक्सल में भी कैलकुलेट होगी। आपकी टाइटल की लेंथ सिर्फ और सिर्फ नंबर में कैलकुलेट नहीं होगी, पिक्सल में भी होगी। क्यों पिक्सल में होगी? अभी मैंने आपको एक सर्च दिखाई है, सर्च क्यूरी दिखाई है ना मैंने आपको अभी ये तो ये गूगल की स्क्रीन के ऊपर भी तो जगह ले रहा है, गूगल की स्क्रीन पर एक खास स्पेस ले रहा है, और वो जो स्पेस है वो क्या है, वो ग्राफिक्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एक साइज इन कैरेक्टर्स है और एक साइज ग्राफिक्स में भी है। ग्राफिक्स में साइज का क्या मतलब है कि भाई वो कितने पिक्सल्स ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी लिमिट पिक्सल्स में भी है और उसकी लिमिट कैरेक्टर्स में भी है। हमें दोनों चीज़ों को देखना है। अब ये क्या कन्फ्लिक्ट क्या है इन चीज़ों में, पहले ये समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिखते हो, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लिखते हो पीक, और किसमें लिखते हैं आप पीक, कैपिटल लेटर्स में। एंटर करो और नीचे दोबारा से पीक लिखो स्मॉल लेटर्स में। क्या फर्क होगा? स्पेस, उसकी विड्थ, उसकी हाइट चेंज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं उसका साइज कैलकुलेट करूँ तो वो भी चेंज होगा। जब उसकी विड्थ बड़ी होती है, पीक कैरेक्टर बड़ी एबीसी में लिखूंगा तो पीक ज़्यादा जगह ले रहा है, पीक छोटी एबीसी में लिख रहा हूँ तो पीक थोड़ी जगह ले रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं पीक बड़ी एबीसी में लिख रहा हूँ तो ज़्यादा पिक्सल्स, और पीक छोटी एबीसी में लिख रहा हूँ तो कम पिक्सल्स। तो कहता है ये आपका टाइटल इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने टाइटल में कैपिटल लेटर्स यूज किए हुए हैं कि स्मॉल लेटर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल लेटर्स यूज करूंगा तो शायद कैरेक्टर्स की लेंथ कम डिटरमिन करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन अगर मैं स्मॉल लेटर्स यूज करूंगा तो उसमें पिक्सल मुझे ज़्यादा मिल जाएंगे, ये बताना चाह रहा हूँ। अब कैरेक्टर्स कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, मतलब कैरेक्टर्स कैलकुलेट करना मुश्किल काम है, वो तो बहुत आसान है भाई। लिखे होंगे, आप काउंट करोगे, आपको पता लग गया कितने कैरेक्टर हैं, 10 कैरेक्टर्स हैं, 30 कैरेक्टर हैं, 50 कैरेक्टर्स हैं। पिक्सल काउंट करना मुश्किल काम है, पिक्सल तो नहीं आप काउंट कर सकते। मतलब मैं आपसे कहूँ कि अभी आपका जो टाइटल है वो कितना बड़ा होना चाहिए, मैं कहता हूँ भाई आपका टाइटल होना चाहिए 580 पिक्सल्स लेंथ में। अब ये बहुत मुश्किल काम है कि मैं आप स्क्रीन पर आएँ और आप खुद से ही कैलकुलेट करो कि 580 पिक्सल्स कितने होते हैं। मुश्किल काम है ना, इसके लिए हमें किसी टूल की ज़रूरत है जो कि हमें पिक्सल कैलकुलेट करके बता दे, ठीक है। सो ये मैंने एक लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इस लिंक का नाम क्या है, पढ़ें ज़रा, बिटली। लिंक का क्या नाम है, बिटली, ठीक है। सब लोग स्क्रीन पर देखें जी, बिटली। अच्छा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ज़रा देखते हैं फिर क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये बिटली क्या है। अब आपने बताना है कि मुझे अब क्या लिंक है। अब स्क्रीन पर देख के मुझे बताएं क्या लिंक है। सब कुछ ही चेंज हो गया कि नहीं हुआ? अब तो बिटली नहीं आ रहा ऊपर, बहुत ही लंबा चौड़ा सा एक यूआरएल आ गया और वेबसाइट का नाम है टू द वेब। वो ऊपर लिखा हुआ है टू द वेब यूआरएल में,
ये इसे मैं बंद करूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, totheweb.com। काफी लंबा चौड़ा यूआरएल था एक, उधर मैंने छोटा सा लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो असल यूआरएल तो नहीं था। इन्हें हम बोलते हैं यूआरएल शॉर्टनर्स, ठीक है। सो हमने यूआरएल शॉर्टनर को इस्तेमाल किया। यूआरएल शॉर्टनर्स हमने पहले डिस्कस किए क्लास में, ठीक है। यूआरएल शॉर्टनर्स क्या होते हैं? जैसे ये बिटली एक यूआरएल शॉर्टनर है। जो स्टूडेंट जिन्होंने ये मेरा लेक्चर नहीं देखा हुआ, मैं उनके लिए खोल रहा हूँ। बिटली खोला मैंने, एक वेबसाइट है जिसका नाम है बिटली जी। ये क्या कहते हैं, क्या कर सकते हो आप? मैं नीचे आ गया हूँ, थोड़ा सा ड्रैग किया, नीचे आ गया। क्या कहता है? कहता है भाई आपके जो लंबे लंबे यूआरएल्स हैं मैं उनको छोटा कर दूंगा। इसका क्या फायदा है? ये एसईओ का एक बहुत बड़ा की फैक्टर है कि एक तो आपका असल यूआरएल नजर नहीं आना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि अगर असल यूआरएल दिख रहे होंगे बहुत सारे तो हैकिंग की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी हैकर्स के लिए। तो आप कहीं पर भी जाकर अगर अपना यूआरएल शेयर करते हैं, क्योंकि यूआरएल इज अ पार्ट ऑफ लिंक बिल्डिंग, तो यूआरएल तो हमें शेयर करने पड़ेंगे अपने। तो वो कहता है कि भाई यूँ करें, आप यूआरएल शॉर्टनर्स का इस्तेमाल करें जिससे आपके यूआरएल्स छोटे हो जाएंगे। लेकिन असल में जब वो खुलेंगे तो वो वही वाले खुलेंगे जो एक्चुअल होंगे, ठीक है। और यूआरएल शॉर्टनर्स को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? हम जहाँ जहाँ वेबसाइट के लिंक्स लगाने लगे हुए हैं वहाँ हम यूआरएल शॉर्टनर, फेसबुक के ऊपर मैं पोस्ट लगाता हूँ, ट्रैफिक को लेकर आता हूँ वेबसाइट पर, तो मैं एक्चुअल लिंक लगाने की बजाय क्या करूँगा, यूआरएल शॉर्टनर का लिंक लगा लूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैं वीडियोस लगाता हूँ और उसकी डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक्स लगाने हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के लिंक्स हों, चाहे वो वेबसाइट्स के लिंक हों, चाहे वो अदर वीडियोस के लिंक्स हों, मैं उधर भी यूआरएल शॉर्टनर इस्तेमाल करता हूँ। तो यूआरएल शॉर्टनर क्या करता है? असल लिंक को छोटा करके हमें दिखाता है। तो इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं। एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि हो सकता है। एक वीडियो से मैं एक एग्जांपल आपको बना के देता हूँ। कोई सी भी मैं वीडियो यहाँ से प्ले कर देता हूँ। ये एक वीडियो प्ले हो रही है, ऊपर लिंक आ गया ना वीडियो का। मैंने इस पर राइट क्लिक किया और ये कॉपी का बटन आ गया। इस यूआरएल को कॉपी किया, वीडियो को बेशक मैं अब रोक देता हूँ और इधर आ जाते हैं यूआरएल शॉर्टनर पे। और ये क्या लिखा हुआ है जी? पेस्ट एज लॉन्ग यूआरएल, कंट्रोल वी आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? साइन अप एंड गेट लिंक। लिंक चाहिए ना मुझे इसका शॉर्ट। वो मुझे क्या कह रहा है? कह रहा है भाई साइन अप हो जाओ विद गूगल। जीमेल दे रहा हूं ना अपना। ये क्या लिखा हुआ है? मिल गया लिंक। ऐसा ही लिंक वहां नजर आ रहा था ना आपको। मैंने क्या किया जी, कॉपी लिंक, और मैं इधर आया। देखिएगा जरा, अपने ही पेज पे आया हूँ। ये मैंने उन लोगों के लिए किया है जिन्होंने मेरा बिटली वाला लेसन नहीं सुना हो, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि यूआरएल को शॉर्टन कैसे करते हैं किसी भी यूआरएल को। ये मेरा फेसबुक पेज भी हो सकता है, ये मेरा लिंक्डइन भी हो सकता है, ये मेरा इंस्टाग्राम भी हो सकता है, यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, वेबसाइट भी हो सकती है। कोई भी लिंक है जिसको मैं एज ए लिंक शो नहीं करना चाह रहा। अब आप देखें यहाँ नज़र नहीं आ रहा ना, ये जब मैं इस पर एंटर करूँगा फिर ये नज़र आएगा। आ गया? आपको समझ में आ गया कि यूआरएल शॉर्टनर्स क्या होते हैं और हम यूआरएल शॉर्टनर्स कैसे बनाते हैं। अब आ जाए वापस अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक यह है कि भाई टाइटल जनरेट करना है, ठीक है।
ठीक है, इधर आते हैं ज़रा। मैं कहता हूँ भाई मेरी जो वेबसाइट है ना, मैं उसका नाम लिखने लगा। अपने समझने मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यानी मैं टाइटल जनरेट करवाने के लिए टाइटल अपना टेस्ट करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट का। मतलब स्कूल से मैं पूछ रहा हूँ क्या मेरी वेबसाइट का टाइटल ठीक है कि मेरी वेबसाइट का टाइटल ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले यूँ करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ stars.edu.pk या पीक सोल्यूशन का लिख लेते हैं। देखते हैं इसका क्या टाइटल है। ठीक है, इसके लिए हमें किसी एक्सेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम कोई चेंज तो कर नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो किसी भी वेबसाइट को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ मैंने कहा आई एम नॉट रोबोट और जनरेट। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जी आ गया। क्या कहता है, ग्रीन कलर में रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जब भी रिजल्ट्स आपको ग्रीन कलर में आए तो समझा करोगे अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, रेड कलर में आए तो बुरे रिजल्ट्स हैं, ऑरेंज कलर में आए तो बीच में है यानी वार्निंग मोड में है, बुरे नहीं है। इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तो ग्रीन हो जाएंगे और ग्रीन होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स में आएगा। तो क्या कह रहा है, कहता है भाई इसका टाइटल जो है बेस्ट IT कोर्सेज इन लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने अपना टाइटल क्या लिखा हुआ है, बेस्ट IT कोर्सेज। और क्या कह रहा है, पेज टाइटल कितना है इसका जी, 542 पिक्सल्स। मैंने क्या बताया था, 580 पिक्सल लिमिट में है, इसीलिए उसने इसको टिक किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जाकर, ये टाइटल वेबसाइट्स की टाइटल को भी देखते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन। उसमें क्या लिखा हुआ है जी, पीक सोल्यूशन कॉलेज ऑफर इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, मास्टर्स एंड IT कोर्सेज इंक्लूडिंग डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह, जो भी लिख दिया उसने, सब कुछ ही कवर कर दिया, पूरी एक समरी बना दी। और आगे क्या लिखा हुआ है, 868। ठीक है, ओके। मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने लगूँ ताकि आपको दोनों की लिमिट का पता लग जाए। मैं जस्ट इसमें टाइपिंग कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। हुआ, क्या कहता है, इस अगर हम दो चीज़ों को टारगेट करें, टाइटल को और मेटा को। अभी मैं आपको मेटा और टाइटल कोडिंग मिला देता हूँ। इसको अगर टारगेट करें मेटा को और टाइटल को, तो वो कहता है भाई आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, 920 की। ठीक है, तो आपने अभी कर लिया 964। एक तो इसने मुझे ये चीज़ें चेक करके बता दी, मगर ये मुझे ये चेक करके नहीं बताएगा कि आपने जो उसमें कंटेंट लिखा हुआ है क्या वो लॉजिकली ठीक है कि ठीक नहीं है। जैसे मैंने भी इस कंटेंट को पढ़ा है, ठीक है, तो मुझे इसके अंदर प्राइमरी कीवर्ड नज़र नहीं आया। प्राइमरी कीवर्ड कहाँ पर है, प्राइमरी कीवर्ड है टाइटल में। प्राइमरी कीवर्ड वही है ना जी टाइटल में, यानी मैं प्राइमरी कीवर्ड कहता किसको, मैं प्राइमरी कीवर्ड कहता ही उसको हूँ जो टाइटल में होगा, क्योंकि टाइटल की लेंथ ऑलरेडी 60-70 कैरेक्टर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे कीवर्ड तो आ ही नहीं सकते। उसमें आपको ये एक कीवर्ड टारगेट करोगे और वही कीवर्ड आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी कीवर्ड है तो फिर हर जगह मिलना चाहिए, कम से कम मेटा में भी मिलना चाहिए ना। अच्छा, अब हमने कहा टाइटल की लेंथ है 60-70, मेटा की लेंथ है 160-170, बढ़ गए कैरेक्टर्स। मेटा की लेंथ है एक, वो है 5 कितने थे 580 पिक्सल्स, और ये कितनी है 920 पिक्सल्स। इन कैरेक्टर्स में कह रहा हूँ 170 कैरेक्टर्स, इन पिक्सल्स में कह रहा हूँ 920 पिक्सल्स। लेकिन अगर मैं उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर देखूँ तो मैं कहता हूँ कि जो कीवर्ड टाइटल में है वही कीवर्ड मेटा में ज़रूर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और हो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो ज़रूर होना चाहिए। अब इसकी एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको, पीछे है। अब मैं वेबसाइट चेंज करने लगा। प्रोफेशनल किचन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसको देखते हैं थोड़ा। अच्छा, अब देखें जरा, अब इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, अब इसका टाइटल पढ़ें, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड क्या है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब हम इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं,
अब आप देखें मेटा को लिखने का स्ट्रक्चर और टाइटल को लिखने के स्ट्रक्चर में फ़र्क है। जब हम मेटा लिख रहे हैं ना, तो मेटा को हम कंपोज्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस फॉर्म में लिखना है कि जैसे हम किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं। जबकि टाइटल जो है, क्योंकि उसमें हमारे पास इतने कैरेक्टर्स नहीं थे, तो हमने उसको एक हेडिंग के तौर पर लिख दिया बस। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा जनाब दस्तगीर इंजीनियरिंग, क्योंकि ये कंपनी है जो सर्विसेज देती है, सप्लायर्स प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। क्या हुआ, कीवर्ड आ गया बीच में, और जोर ज़बरदस्ती नहीं आया। हाँ, पूरा कंटेंट बनाकर हमने लाए कि भाई एक कंपनी है जो सर्विसेज दे रही है और वो ये चीज़ बेचती है, तो पूरा कंटेंट बनाकर लाए। सिर्फ ऐसे भी नहीं लिखना था जैसे ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने आगे क्या किया, लिखा है देखें, वी ऑफर इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट। अच्छा, ये इक्विपमेंट्स लिखा हुआ है, इसको इक्विपमेंट होना चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट्स नहीं होना चाहिए। लाइक पिज़्ज़ा ओवन एंड कन्वेक्शन ओवन। अब यहाँ पर दो शॉर्ट कीवर्ड्स भी आ गए, पिज़्ज़ा ओवन और कन्वेक्शन ओवन, और उसके बाद एक बड़ा कीवर्ड भी आ गया, इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट। अब आपने देखा कि हमने कितने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे टारगेट किए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी कीवर्ड जो मैं टारगेट कर रहा था उसे मैंने शुरू में किया, और जो सेकेंडरी कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे टारगेट किए उसे मैंने बाद में किया। टाइटल में तो मैं इतने कर नहीं सकता था, अगर मैं करना चाहूँ, अभी मेरे पास थोड़ी सी स्पेस है, मैं करना चाहूँ तो मैं आगे कर सकता हूँ, लेकिन करना इंटेलिजेंटली है कि कोई टाइटल लग रहा हो, ठीक है, जोर ज़बरदस्ती वाला टेक्स्ट नहीं रखना चाहिए। अब ज़रा हम ये कहते हैं कि सपोज करते हैं जी हमारी जो वेबसाइट है उसके लिए हमने कंपोज किया खुद से कि भाई ये टाइटल होना चाहिए और ये कीवर्ड होना चाहिए, तो ये तो मुझे लाइव रिजल्ट दिखा रहे हैं ना। अब मैंने अभी तक अपनी वेबसाइट नहीं बना रहा हूँ, तो उसके लिए तो मैंने अभी बनाया ही नहीं है, अब मैं बना रहा हूँ ये अपने लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसे करूँगा कॉपी। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया जी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये मेरी वेबसाइट की इंडेक्स फाइल है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इंडेक्स फाइल से चलता है ना, वो मैंने वैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए इसकी एक कॉपी ली हुई है। आगे क्या लिखा हुआ है, नोटपैड में ले जाओ। अब मैं क्या करने आया हूँ इस दफ़ा, अब मेरे पास एक बंदे की वेबसाइट आई हुई है जो मुझसे ऑप्टिमाइजेशन करवा रहा है, ठीक है, तो मैं उसका टाइटल इस वक्त मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसका टाइटल और उसका मेटा, ये दोनों ऑप्टिमाइज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इसका टाइटल, जी ज़रा देखते हैं कहाँ पे होना चाहिए, हेड में होना चाहिए या हेड पोर्शन में हम, ठीक। अब आए नीचे, नजर आ गया टाइटल के नहीं आया, आ गया। अब सपोज कर रहे हैं, मैंने ये भी किसी को पढ़ाते हुए ऑप्टिमाइज किया हुआ, और देखें आगे मैंने पिज़्ज़ा ओवन भी लिखा हुआ है ना। अब सपोज कर रहे हैं जी कि इस दफ़ा हमने नहीं किया वो, इस दफ़ा मैंने सिर्फ इतना ही किया। चेक करें ये ऑप्टिमाइज है कि नहीं है, क्योंकि तो ऑफलाइन है ना। इसे मैं कंट्रोल सी करता हूँ और मैं उधर ले जाता हूँ वापस। यहाँ पे चलो जी, देखें जरा क्या ख्याल है, लिमिट पे रखा हुआ है ना उसको अभी भी, ठीक है। चलें हम कहते हैं ये वाला हमने बनाया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया, इसको रिमूव कर दें। चलो, वो ग्रेटर देन ने कितनी स्पेस ली हुई थी, 72 पिक्सल पे गया हुआ था ना, उसकी वजह से। चलो जी, ये हो गया। अब मेरे पास कितने पिक्सल्स और हैं, थोड़े से और हैं। अब आपने देखना है कि क्या आपका कोई ऐसा कीवर्ड है जो सिंगल वर्ड हो, तो मैं उसको यूज़ करना चाहूँ तो कर लूँ, लेकिन वो होगा शॉर्ट कीवर्ड, और शॉर्ट कीवर्ड आपको पता है टाइम लेगा ऑप्टिमाइज होने में, तो हम नहीं लिखते। तो अब हमने क्या कहा, भाई ये कीवर्ड हमने ऑप्टिमाइज कर लिया, और मैंने क्या किया, इसको जाके उधर रिप्लेस कर दिया। सपोज करें ये टैग है जिसकी बात हो रही है, टाइटल का टैग, ठीक है। ये टाइटल का टैग लिखा, एंड टाइटल किया, टाइटल के टैग से बाहर अपना ऑप्टिमाइज कंटेंट पेस्ट कर दिया, हो गया। ये थी टाइटल की ऑप्टिमाइजेशन। हेल्प कहाँ से ली हमने,
टूल से हमने चीज़ों को वेरीफाई किया। जब उसने मुझे बताया कि ये ओके है, मैंने उसको यूज़ किया। लेकिन इस टूल को इस्तेमाल करने से पहले मैंने क्या किया, इस टूल को इस्तेमाल करने से पहले मैंने क्या किया, कीवर्ड सर्च किया। ऐसे ही है ना, जो हम प्रीवियस लेक्चर तक करके आ रहे हैं, जिससे मुझे पता लग गया कि मेरा कीवर्ड कौन सा, उसको मैं यहाँ पर लेकर आया। अब मैं कहता हूँ कि भाई यही कीवर्ड मैंने कहाँ यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में। ज़रा उसका टैग भी देख लें, कहाँ पर है जी, मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया। इस टैग को भी समझ लें एक दफा, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, यानी जब भी आपने मेटा डिस्क्रिप्शन उसकी अपडेट करनी होगी तो आपने इस टैग को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। और उसके अंदर आपको एक और बात बताऊं, बहुत से ऑप्टिमाइजर हैं जो इसको इग्नोर करते हैं। जैसे भी मैंने आपको एक टेस्ट केस भी दिखाया, इसको इग्नोर किया हुआ है ना। अब अगर हम अपनी वेबसाइट पर देखें जो मैंने भी आपको दिखाई है, नीचे देखें ज़रा इसको, पहले में प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट टाइटल में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ ना गूगल के क्राउलर को कि भाई ये मेरा कीवर्ड है। अब वो जब क्राउलर मेरी वेबसाइट पर आएगा, सबसे पहले उसने देखना है मेरा टाइटल, फिर उसने देखना है, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने अभी आपको रिजल्ट्स दिखाए थे, टाइटल आया था ना ऊपर, गूगल रिजल्ट्स में टाइटल ही ऊपर आ रहा था। तो इसका मतलब क्या, उसने सबसे पहले टाइटल देखा, फिर उसने मेटा देखा और उसने एक इमेज देखा। 3 चीज़ें देखी ना फोकस करके, और 3 चीज़ें ही उसने गूगल रिजल्ट्स में दिखाई। पूरी वेबसाइट नहीं दिखाई है, वेबसाइट कब दिखाएगा, जब क्लिक होगी। क्लिक होने से पहले उसने 3 चीज़ें रिजल्ट्स में दिखाई। यूआरएल में कीवर्ड था, टाइटल में कीवर्ड था, मेटा डिस्क्रिप्शन उसमें कीवर्ड था, इमेज भी इसीलिए दिखाया कि मे बी उसका नाम कीवर्ड पे हो, मे बी उसके आर्ट में कीवर्ड हो, यानी उसको भी हमने ऑप्टिमाइज किया हुआ है, इसीलिए वो दिखा रहा है। जरा इधर आए, नीचे आए जरा, दूसरे नंबर की वेबसाइट देखें। जी देखें, जो बंदा दूसरे नंबर पर आ रहा है, कितना उसे कंपटीशन हमारा टाइट है ना। सबसे पहली बात क्या है, हमें क्या किस प्रेफरेंस की वजह से, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमें किस प्रेफरेंस की वजह से वो पहले दिखा रहा है। अगर मैं इन तीनों, इसकी भी एक तस्वीर आ रही है, इसका मतलब है ऑप्टिमाइज होगी। इसका भी एक टाइटल आ रहा है, उस पर लिखा हुआ मोस्ट ट्रस्टेड। देखें, मैंने बेस्ट लिखा है, उसने क्या लिखा, मोस्ट ट्रस्टेड। अब ये जो मोस्ट और ट्रस्टेड, ये जो 2 वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ड कीवर्ड नहीं है। ये दोनों वर्ड क्या कह रहा है, वो दिखा रहा है ना भी ज़बरदस्त चीज़ है, हमारी जो चीज़ है ये अच्छी चीज़ है, इसलिए उसने 2 वर्ड यूज़ किए हैं। उसके आगे इसने भी कीवर्ड यूज़ किया है। अच्छा, इसने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया है, इसने वो कीवर्ड यूज़ नहीं किया जो हमने यूज़ किया हुआ है। इसने कौन सा यूज़ किया है, कमर्शियल कीवर्ड। अब यहाँ पर आया है, तो अगर आपको याद हो, कीवर्ड में मैंने आपसे इंटेंट की बात की थी। सो ये वाली वेबसाइट इंटेंट बेस्ड है, तो कहता है भाई जो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट लेना चाहता है या प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लेना चाहता है, उसकी इंटेंट एक जैसी है। सो उसको इस इंटेंट की बेस पर वो यहाँ ला रहा है। लेकिन हमें वो किस बेस पर ऊपर लेकर जा रहा है कि हमने उस कीवर्ड को ही टारगेट किया हुआ है, ठीक है। हालांकि हमारे पास सब डोमेन है, इसके पास, थैंक यू, इसके पास डोमेन है, हमारे पास सब डोमेन है और इसके पास डोमेन है। उसके बावजूद हम सब डोमेन को ऊपर रैंक कर रहे हैं, क्योंकि हम यूआरएल में भी हैं, हम टाइटल में भी हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी हैं और हम इमेज में भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो 3 मेजर चीज़ें हैं। अभी आगे जाएंगे तो और चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी, लेकिन यहाँ से हमने देखना है कि हम जब किसी वेबसाइट को रैंक करें तो उसको यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। समझा दिया मैंने 2 चीज़ें, सबको समझ आ गई हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहले फेज में क्या करना है, पहले फेज में कीवर्ड बनाया, फिर टाइटल में लाए, मेटा में लाए। अभी तक इमेज की बात नहीं की हमने, क्योंकि अभी हम बॉडी में नहीं किए। जब हम बॉडी में जाएंगे तो हम इमेज की बात करेंगे। अभी हमने 2 चीज़ों की बात की, टाइटल में लाए और मेटा में लाए। और अगर आपका यूआरएल कीवर्ड वाला है तो उसमें भी दें, तो क्योंकि मेरा यूआरएल था इसी वजह से वो रैंक
किया हुआ है। और ये वेबसाइट मेरा ख्याल है बनी होगी कि स्टूडेंट ने बनाई है, आप ही की तरह मैंने सिखाया हुआ और उसने बनाई है। 10 केस के ऊपर मैंने बनवाई थी और ये मेरा ख्याल है 30-35 दिनों में इस कीवर्ड पे रैंक भी हुई है। एक कीवर्ड के ऊपर ये रैंक हुई हुई है 30-35 दिनों में। और आपने देखा कंपटीशन बड़ी कंपनी का कर रही है, यानी खुद से सब डोमेन में, मगर जिस कंपनी के साथ वो कंपटीशन कर रही है वो मेन डोमेन, और बेसिकली जो इसकी एक्चुअल डोमेन है वो भी उस डोमेन से कंपटीशन नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि दूसरे नंबर पर इसकी एक्चुअल डोमेन है, तीसरे नंबर पर भी है, इसकी एक्चुअल डोमेन नहीं आ रही है, क्योंकि ये उसके साथ मुकाबला कर रही है। तो ये तरीका है हमारा कंप्यूटर से मुकाबला करने का। हम यूँ भी कर सकते हैं कि अपने कीवर्ड्स को, एक एक कीवर्ड्स को अलग-अलग सब डोमेन में ले जाए। अच्छा, अब जरा एक काम करें, इस वेबसाइट को खोलता हूँ। इधर भी नहीं है एक्चुअल डोमेन, देखे तीसरे नंबर पे भी नहीं है, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, ये उनकी एक कंसर्न डोमेन आई है, ये भी नहीं है। सो डीसी किचन अभी हमें नज़र ही नहीं आ रही है, और जो हमारी सब डोमेन है वो नज़र इस कीवर्ड के ऊपर आने लगी हुई है। ठीक है, अच्छा अब मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ, खोल लेते हैं जी। खुल गई। नीचे आ जाए जरा। अब हम देखते हैं कि आगे क्या। ये वाला टॉपिक हमारा क्लोज्ड, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इस टॉपिक में हमने क्या लर्न किया, टाइटल को, इसमें हमने क्या लर्न किया, मेटा को, और इमेज का हमने समझा है, लेकिन अभी उसको किया नहीं है। इमेज को हम उस वक्त करेंगे जब हम बॉडी के टैग्स की बात करेंगे। ये वो टैग्स, इन कोडिंग को यहाँ तक अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है। मेरे पास जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा मैं टाइटल में जाकर टाइटल लगाऊंगा। मेरे पास जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा मैं मेटा में जाकर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। मुझे इतनी कोडिंग अंडरस्टैंड करनी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना। लिमिट्स का भी पता लग गया, 580 और 920। 580 किसकी लिमिट है? 580 लिमिट है पिक्सेल्स में टाइटल की, और 920 लेंथ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जरा इधर आइए, और यहाँ पर एक चीज़ अब मैं आपको और बता दूँ, वो भी देख लें। एक और चीज़ भी हमें नज़र आ रही थी ना सर्च में, और वो क्या था, फेविकॉन। जरा फेविकॉन को भी देख लो, फेविकॉन का भी टैग समझ लें। नज़र आ गया फेविकॉन, ये भी हेडर में ही है, ये देखिए आ रहा है नज़र। अच्छा, ये जरा कोड को समझ लें, ये क्या चीज़ है। ऊपर लिखा हुआ फेविकॉन ग्रीन कलर में, आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस पूरे कोड को स्क्रॉल करूँ ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट ग्रीन कलर में नज़र आएगा। आ रहा है, ये क्या चीज़ है? कमेंट। अगर आप अपने कोड में कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट का क्या मतलब है कि आप चाहते हैं कि भाई ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये अपनी मेमोरी के लिए लिख रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ कोडिंग। जैसे अब मैंने वो हेडिंग लिखी ना फेविकॉन, तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे कितना आसान हो गया कि मैंने फेविकॉन कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढना आसान हो गया ना। तो ये मैंने एज ए हेडिंग के तौर पर एक रिमार्क्स दिए हुए हैं, एक कमेंट लिखा हुआ है। अब मैंने HTML को बता दिया कि ये कोडिंग का हिस्सा नहीं है। कैसे बताया, देखें कैसे बताया। ये एक टैग यूज किया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डैश डैश, ये लिखकर मैंने अब टैग लिखना शुरू किया। उसके बाद स्पेस दी, और उसके बाद जो भी मैसेज दिया वो मैसेज क्या बन गया, कमेंट। और जहाँ तक वो मैसेज है उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा से स्पेस दी, और फिर क्या लगाया, डैश डैश, और इसे क्लोज कर दिया। ये वहाँ तक होगा। हो सकता है कि मेरा कमेंट 1 लाइन का हो, यह भी हो सकता है कि मेरा कमेंट 4 लाइनों का हो। तो अगर आपका कमेंट 4 लाइनों का है तो चौथी लाइन में जाकर ये एंड करना है आपने। मतलब जहाँ पर आप अपने कमेंट को एंड कर रहे हो वहीं पर आपने इसको यूज़ करना है। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब ये तो मैंने आपको समझाया कि ये क्या चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी सहूलत के लिए ये कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ लेना देना नहीं है कोडिंग एग्जीक्यूशन से, या वेब पेज से इसका कुछ लेना देना नहीं है, कोडर ने अपने लिए लिखा हुआ है। अच्छा, अब आगे समझ लें ज़रा फेविकॉन लगा कैसे है। इसके लिए क्या टैग लगा हुआ है, लिंक, लिंक का टैग, रिलेशन, REL का मतलब है रिलेशन। क्या रिलेशन है भाई, शॉर्टकट आइकॉन
इसका मतलब क्या हो यार, सिंपली इस पूरे को कॉपी करो और अपनी फाइल में पेस्ट कर दो। लेकिन इसको चाहिए क्या, बेसिकली इसको क्या चाहिए, इसको केवल इमेज चाहिए, ऐसे ही है। तो मैंने इसको ये वाला एक इमेज दिया है, logo-img। अच्छी बात है कि ये आपका जो फेविकॉन है, अगर ये आपका फेविकॉन PNG हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन इस सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर JPG भी लगा हुआ है, तो हम इसे JPG भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको PNG कर लें तो अच्छी बात है। और प्रीवियस डेज में हम कुछ एक नई चीज़ भी पढ़ने लगे हुए थे, क्या, वेब। तो आप टारगेटेड अपनी वेबसाइट के सारे इमेजेस को, या अब हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप टारगेटेड अपनी वेबसाइट के सारे इमेजेस को क्या कर लो, वेब भी कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कोडिंग में जाकर चेंज करना पड़ेगा। और अपनी इमेजेस के नाम भी ऑप्टिमाइज रखो, मतलब जो उस इमेज का पर्पस है, जो उस इमेज का मैसेज है, वही नाम रखें। अपने इमेजेस के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। यानी मेरी अगर इमेज है जिसका मैंने नाम पहले रखा हुआ था 1.jpg, जो कोई मैसेज नहीं दे रहा, बाद में मैंने क्या किया, उसका नाम रख लिया प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। लेकिन जब मैंने प्रोफेशनल स्पेस बीच में यूज़ की तो ये भी इलीगल नाम है। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा नेम डैशेस के साथ? ये मैंने आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स बता दिए। अब ये क्या है, इमेजेस में मैंने इस इमेज को रख दिया। पहले इमेज को यहाँ लेकर आना है इमेजेस के फोल्डर में, उसके बाद आपने ये टैग लगा देना है। तो ये भी एक फैक्टर है आपका SEO का, कि भाई आपकी इमेज का, आपकी वेबसाइट का फेविकॉन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने फेविकॉन लगा लिया। अब इससे अगला जो फैक्टर है वो क्या है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन है क्या, ताकि आप इसके मुतालिक सोचें। और वो कौन सा है जिसे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इमेज को नहीं करेंगे, इसको हेडिंग्स। अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसको मैं एज जनरल देखूँ तो क्या है, ये मेरी वेबसाइट की हेडिंग है। और इसके लिए हमने HTML में हेडिंग स्टाइल्स पढ़े थे, H1 से लेकर H6 तक हेडिंग स्टाइल्स पढ़े थे। HTML के अंदर टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। और गूगल हमें क्या कहता है कि भाई आपने अपनी वेबसाइट को, कंटेंट को स्ट्रक्चरल करने के लिए इन्हें यूज़ करें। कंटेंट जो चीज़ें वेरीफाई होने वाली होंगी मैं आपको बताऊंगा, और जो चीज़ें वेरीफाई नहीं होने वाली होंगी उनकी मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि हम कैसे चेक करेंगे कितना कंटेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका कंटेंट मिनिमम 500 वर्ड्स का होगा। और जब मैं SEO ऑन-साइट SEO कंप्लीट करवाऊंगा, मैं आपको एक टूल बताऊंगा SEO चेक, बेशक आप अभी इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपने मोबाइल पे कर लो इसको, ऐप के तौर पर SEO चेक इसका नाम है। तो जब हम SEO चेक के साथ किसी भी वेबसाइट को लिखेंगे तो वो आपको SEO का स्कोर दिखाएगा उस वेबसाइट का, ठीक है। उस वेबसाइट के स्कोर में वो आपको बता रहा होगा इसने कौन कौन से फैक्टर्स अडॉप्ट किए हुए हैं और कौन कौन से फैक्टर्स अडॉप्ट नहीं किए हुए। जैसे जैसे आप उन्हें अडॉप्ट करते जाओगे वो उन्हें टिक करता जाएगा, वो कहेगा जी आपने ये वाला स्कोर भी अचीव कर लिया, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है हमारे पास, हेडिंग स्टाइल्स। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में हमारे पास जो डाटा होता है वो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में होता है, ऐसे ही है ना। मसलन एक चैप्टर शुरू हुआ, उसके बाद एक मेन टॉपिक शुरू हुआ, तो बुक पे क्या लिखा होता है 1, और उस टॉपिक को लिखते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, और उसके बाद नीचे एक और हेडिंग होती है। तो उस पर क्या लिखा होता है आगे से 1.1। अब उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें पता लगे ये 1.1 क्या है, ये सब टॉपिक है किसका, 1 का। अच्छा, उसके नीचे आए, अब हम उसके नीचे आ गया 1.2। अब पता लग गया जनाब ये जो 1.2 है ये 1 का सब टॉपिक है। उसके बाद उसने आकर लिख दिया 2, और उसके बाद फिर आगे से 2.1, फिर 2.1.1। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर उसका एक और फर्दर सब टॉपिक आ गया। इसीलिए गूगल ने भी आपको हेडिंग स्टाइल्स दी है 6। तो वो कहता है कि भाई ये स्ट्रक्चर है, आपने इनको कोई फॉर्मेट नहीं समझना, ऐसा नहीं समझना। वैसे तो पहली हेडिंग जो है वो बड़ी है, छठी हेडिंग जो है वो सबसे छोटी है, उसी सीक्वेंस में हेडिंग्स आती हैं। लेकिन कहता है आपने इसको ये नहीं समझना कि वो बड़ी हेडिंग है तो ये छोटी हेडिंग है।
बल्कि आपने इसको समझना है कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक लिखने का स्ट्रक्चर है। तो आप जो अपना मैसेज दे रहे हैं, आपने वो मैसेज इस स्ट्रक्चर के मुताबिक देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब बात शुरू करेंगे तो मेन हेडिंग, जब उसी की एक्सप्लेनेशन आएगी तो सब हेडिंग, फिर आगे आएगी तो सब हेडिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़ करने का सीक्वेंस क्या हुआ, 1 to 6, नॉट 6 to 1, यानी असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मैं लगाऊं हेडिंग 5 और फिर मैं लगाऊं हेडिंग 1, या पहले मैं लगाऊं हेडिंग 5 और फिर मैं लगाऊं हेडिंग 4। अगर मैं ऐसे करूंगा तो गूगल मुझे कहेगा कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ख़राब है, इसको ठीक करो। और इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल है, सबसे ज़्यादा रोल आपके हेडिंग का है। जितनी वेट बाकी चीज़ों की है जो मैंने अभी आपको दी है, उतना ही वेट आपकी हेडिंग का भी आपकी वेबसाइट में है। सो आपको सबसे पहले तो हेडिंग स्टाइल को यूज़ करना है प्रॉपर, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इन हेडिंग्स में आपने अपने कीवर्ड को लेकर आना है। अब आपने एक और चीज़ नोट की है, अभी मैं एक कीवर्ड के साथ प्ले कर रहा हूँ। कौन सा कीवर्ड था वो? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। टाइटल में भी मिला, यूआरएल में भी मिला, मेटा में भी मिला, और अब किस में मिल गया? वो हेडिंग में भी मिल गया। उसके नीचे देखें पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें भी मिल गया। सो ये वेबसाइट क्यों नहीं टॉप पर आएगी? हाँ, हर जगह हमने उसको लगा लिया है ना। और ये है ऑन साइट एसईओ के फ़ायदे। ये ऑन साइट एसईओ अगर आप अपनी वेबसाइट पे करोगे तो आप जल्दी रैंक करोगे। और मैंने आपको एक साइंस ये भी बताई थी कि अगर आपके कीवर्ड्स में कंपटीशन आपको मिल रहा है डोमेन पे, तो आप क्या करो, सब डोमेन्स बना लो। अगर मैं इस वेबसाइट को देखूं तो ये एक सब डोमेन है, ऐसे ही है। और अगर मैं अबाउट पे जाऊं, मैंने क्या किया हुआ है, सिर्फ इसका होम पेज डिज़ाइन किया हुआ है। यानी स्टूडेंट से मैंने कहा था भाई सिर्फ होम पेज डिज़ाइन करना, बाकी के टैब्स की ट्रैफिक उसी वेबसाइट पर जाए जो एक्चुअल वेबसाइट है। सो अगर मैं इसके अबाउट सेक्शन पर जाऊं तो देखिएगा कहाँ मूव करते हैं। यूआरएल देख लिया है, कहाँ मूव किए, ऊपर देखें यूआरएल dckitchen.org, सब कुछ ही चेंज हो गया ना। असल में मैंने इसको क्यों यूज़ किया हुआ है, सिर्फ कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इसकी एग्जांपल शायद मैंने आपको दी थी कि मैंने कहा भाई पीक सॉल्यूशन ने क्या किया हुआ है, 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर छोटे छोटे ऑफिस ले लिए, एडमिशन ऑफिस, खासतौर पर उन दिनों में जब स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं तो रेंटल लिए ऑफिस। और कोई भी बंदा गुजर रहा है गाड़ी पे वहाँ से कि भाई मैंने कॉलेज में एडमिशन लेना है, कभी वो उस ऑफिस में जाता है, अंदर पीक सॉल्यूशन होता है, दूसरे में जाता है, बाहर लिखा हुआ है कंप्यूटर कॉलेज, अंदर जाता है तो पीक सॉल्यूशन का दफ्तर है, उधर से घूम फिर के कहाँ पर आ जाता है, मेन कैंपस में ही आता है पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपटीटर्स के साथ फाइट हो रही है, क्योंकि मेन पर तो कंप्यूटर कॉलेज है ना। एक विजिटर का माइंडसेट तो कंप्यूटर कॉलेज का है ना जब वो ऑफिस में जाता है, लेकिन अंदर जब आता है तो वो आप पीक सॉल्यूशन में जाता है। तो ये होता है शॉर्ट मेथड कंपटीटर्स का मुकाबला करने का। और अगर आपके इस तरह 5 कीवर्ड ऑप्टिमाइज हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट द सेम टाइम आप 5 कीवर्ड्स के साथ फाइट करने लगे हुए हो। हर कीवर्ड पर एक अलग कंपटीटर से फाइट चल रही है आपकी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 5 कीवर्ड्स के ऊपर या 7 कीवर्ड्स के ऊपर या 10 कीवर्ड्स के ऊपर कोई एक ही वेबसाइट रैंक कर रही हो। कोई ऊपर होगी, कोई नीचे होगी। तो हमने क्या किया कि जब हम यूआरएल में अपने उस कीवर्ड को ले आए तो आप हमेशा ऊपर ही रहेंगे। अगर हमने प्रोफेशनल किचन को 6 महीने पहले टारगेट करके ऐसे किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 कीवर्ड के साथ अगर ये बिहेवियर होता तो 10 के 10 ऐसे ही रैंक करते, और अभी भी रैंक किए हुए हैं। आप देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट जब ख़त्म हुआ था ना, मेरा ख्याल है अप्रैल से 6 महीने आगे के कौन सा महीना होता है? अप्रैल से 6 महीने आगे हैं नवंबर, अक्टूबर में ये वेबसाइट बन गई हुई थी। तो अभी अगला अक्टूबर आ रहा है ना, अब इस पर कोई काम नहीं कर रहा, पक्की रैंक हो गई हुई है इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, समझ आ गई बात की? चलो।